नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात करेंगे यूक्रेन पर शुरू हो चुके रूस के हमले की। रूस के इस हमले के बाद तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। जानकार बताते हैं कि यदि समय रहते इसे रोका नहीं गया तो यह हमला विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभालने के लिए खड़ा हो सकता है। मसला गंभीर है। युद्ध को रोकना मानवता और विश्व की अर्थव्यवस्था दोनों को बचाने के लिए जरूरी है, लेकिन लाख टके का सवाल यह कि आखिर इस युद्ध को रोकेगा कौन। सबकी नजर मोदी पर टिकी है। हालांकि विश्व गुरु बनने की राह पर निकल चुके भारत के लिए भी इस युद्ध को रोकना आसान नहीं होगा, लेकिन यूक्रेन सहित पूरा विश्व भारत और मोदी की तरफ ही टकटकी लगाए बैठा है। आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला ये कि विश्व युद्ध की आशंका को खत्म करने में भारत और मोदी की भूमिका क्या हो सकती है, और दूसरा ये कि रूस के हमले के बाद बाजार और विश्व की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा या क्या असर हो रहा है। सेंसेक्स धराम हो चुका है। युद्ध के मैदान में मिसाइल और गोलियां भले ही एक सैनिक दूसरे सैनिकों पर दागता हो, लेकिन मौत सबसे पहले बाजार की होती है। देश की तो जीत या हार होती है, लेकिन बाजार और अर्थव्यवस्था की तो केवल हार और हार ही होती है। एक युद्ध के घाव को भरने के लिए बाजार तिल तिल कर वर्षों तक मरता रहता है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कुछ विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे, कुछ राजनयिक होंगे और अर्थशास्त्री, ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल भी हमारे साथ होंगे, जो युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा इस पे चर्चा करेंगे और उनसे हम उनकी राय लेंगे इस पे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था एक युद्ध से प्रभावित होती है और एक मिसाइल और एक गोली की कीमत बाजार के हिसाब से क्या होती है। लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाते हैं यूक्रेन पे रूस ने जो हमला किया उसकी जो 10 कुछ बड़ी तस्वीरें हैं। वो तस्वीर क्या है जो आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह यूक्रेन के सभी बड़े शहरों पर रूसी मिसाइल और विमान जो है लगातार हमले कर रहे हैं। ये तस्वीरें आज सुबह से ही यूक्रेन पर रूसी हमले जारी है। लगातार धमकियां मिल रही थी, लेकिन आज सुबह में पुतिन के ऐलान के बाद से रूस के सैनिकों ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, वहां के एयरपोर्ट पे रूस का कब्जा हो चुका है। इसके अलावा 6 बड़े शहरों में या शहरों की सड़कों पर रूस के हमले के बाद से हमने कुछ एक पैकेज, कुछ रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को पहले हम देखेंगे, लेकिन रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आकाश जिंदल, ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ेंगे, अर्थव्यवस्था पे इनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बीएस निगम साहब होंगे जो रक्षा विशेषज्ञ के रूप में जुड़ेंगे, और आर.डी. शर्मा जी, ब्रिगेडियर आर.डी. शर्मा होंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यूक्रेन और रसा के बीच में जो चल रहा है इसका क्या असर होने वाला, क्या सही में तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, क्या अगर ये युद्ध नहीं रुका, रूस और यूक्रेन में जो चल रहा, अगर ये नहीं थमा जल, तो क्या पूरा विश्व जो है विश्व युद्ध के मुहाने पर बैठा, क्या विश्व युद्ध में झोंक दिया जाएगा पूरे विश्व को। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या है रूस यूक्रेन युद्ध का कारण? नाटो है रूस यूक्रेन विवाद का मुख्य कारण। अमेरिका चाहता है नाटो में यूक्रेन की एंट्री। यूक्रेन भी बनना चाहता है नाटो का सदस्य। यूक्रेन की नाटो सदस्यता के विरोध में है रूस। अमेरिका और पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन है नाटो। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 30 देश हैं नाटो के सदस्य। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से बढ़ेंगी रूस की मुश्किलें। यूक्रेन की सीमा पर तैनात हो जाएंगे नाटो सैनिक। रूसी बॉर्डर पर बढ़ जाएगा अमेरिकी दबदबा। रूस नहीं चाहता अपनी सीमा पर अमेरिका व नाटो सैनिकों की तैनाती। अगर यूक्रेन छोड़ दे नाटो में शामिल होने की जिद, तो रुक सकता है युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक क्या हुआ? 24 फरवरी की सुबह पुतिन की यूक्रेन में सैन्य एक्शन की घोषणा। पुतिन ने यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने को कहा। पुतिन ने दुनिया के दखल पर भयावह अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। अमेरिका व नाटो ने रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। रूसी सेना ने यूक्रेन पर भयानक हमला बोल दिया।
हवाई हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ढांचे ध्वस्त। रूस की पैदल सेना भी यूक्रेन में घुसी। यूक्रेन की नेवी एयरबेस को रूस ने किया ध्वस्त। यूक्रेन का रूस के 5 फाइटर जेट व 50 सैनिकों को मारने का दावा। रूस ने यूक्रेन के काउंटर अटैक के दावे को झुटलाया। रूसी हमले में 300 से अधिक लोगों की मौत का दावा। यूक्रेन के शहर ओडेसा में रूसी नेवी का हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसी रूसी सेना। राजधानी कीव सहित यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले कर रहा है रूस। तो क्या था मेन वजह, क्या थी रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसकी मुख्य वजह क्या थी और क्या क्या अब तक हुआ, ये आपने देखा। अभी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा BS निगम जी हैं और ब्रिगेडियर RD शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मामला हुआ है, जिस तरीके से यूक्रेन पे लगातार बमबारी की जा रही है रूस की तरफ से, और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि खतरा जो है विश्व युद्ध का होता जा रहा है, लेकिन सबकी निगाहें हैं कि भारत कुछ करेगा, शायद भारत ही इसको रोक सकता है। और जो लड़ाई, जो विश्व युद्ध के मुहाने पे ये पूरा मामला चलता जा रहा है, लोगों की जो उम्मीदें हैं, दूसरे जो देश की उम्मीद है, और यूक्रेन भी भारत से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा है। क्या आपको लगता है कि सही में भारत ही वो देश है अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच में यह जो विवाद चल रहा है, जो बिल्कुल युद्ध चल रहा है, इसको भारत ही रोक सकता है? और अगर भारत रोक सकता है तो क्या लगता है, क्या भारत के लिए आसान होगा या एक बहुत बड़ी चुनौती है और भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 3 सवाल है आपसे, मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय रखें। हाँ, मेरा देखिए कहना ये है जी कि युद्ध तो आरंभ हो चुका है। जी केवल बात इतनी है कि रोकना जो है अभी इसको विश्व युद्ध में बदलने से रोकना है। जी जो आहिस्ता आहिस्ता ये घटनाक्रम हुआ है उसके अनुसार अगर इसकी हम बात देखें तो रूस का कहना भी एक वास्तविकता दिखाई देती है कि नेटो का उसकी बॉर्डर तक पहुंच जाना और यूक्रेन का नेटो में शामिल हो जाना जी उसके लिए एक बड़ा भारी खतरा है। और जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका हैं, उनकी ये मान्यता है कि रूस और चीन जितने नजदीक आते जा रहे हैं, विश्व जो है 2 ध्रुवों में बंटता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की शक्ति को बड़ा चैलेंज उत्पन्न होता जा रहा है। जी इन हालात में विश्व युद्ध होना और किसी प्रकार का युद्ध होना वो संसार के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारा मानना ये है कि आपने जो प्रश्न उठाया कि क्या ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो सकता है, अगर हालात पर इस वक्त काबू नहीं किया गया तो ये हो सकता है, क्योंकि रूस ने अपनी लगभग जो सामरिक शक्ति है उसका प्रयोग कर लिया है और उसने यूक्रेन के उन हिस्सों पर कब्जा कर लिया है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अभी तक यूरोप ने इसके लिए अभी आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, अभी तक जो भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल में या बाहर जिस प्रकार का स्टैंड लिया है उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बात स्थापित हुई है कि आज तक भारत इसमें दोनों पक्षों को बिल्कुल लगता है ब्रिगेडियर साहब से हमारा कुछ इंटरनेट की कमी, तकनीकी खराबी के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ निगम साहब बैठे हुए हैं। निगम जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, इन दोनों विश्व युद्ध में अमेरिका और रूस जो है हमेशा एक ही पाले में रहा है, लेकिन ये पहला मौका है जब लड़ाई छिड़ गई है यूक्रेन और रूस के बीच में, और ऐसा लग रहा है कि विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। और दो खेमे, जो कि विश्व की 2 महाशक्तियां कंसीडर की जा रही हैं, अमेरिका और रूस, ये दोनों अलग अलग खेमे में। क्या आपको लगता है कि अगर ये विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो विश्व शायद नहीं बचे, क्योंकि इससे पहले की स्थिति, पहले 2 विश्व युद्ध की स्थिति और ये तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति जो बनने जा रही है, ये जो है ज्यादा खतरनाक है पहले 2 विश्व युद्ध की स्थिति से? क्या आपको लगता है कि ये स्थिति बने और ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो इसको रोक सकता है? और अगर रोक सकता है अगर आपकी नज़र में, तो वो कौन से ऐसे कदम है, वो कौन सी ऐसी बात है जो भारत को करनी चाहिए या भारत कर रहा है?
अभी नमस्कार। अभी निगम मुझसे साहब। पहले जी हमारे साथी जो बोल रहे थे वो जी बिल्कुल सही कह रहे थे। इंडिया इस जो आप कह रहे हैं कि विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, दरअसल में विश्व युद्ध होता क्या है? जब दो देशों के बीच होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जी और जब यह अधिक देशों में फैल जाता है तब यह विश्व युद्ध कहलाता है। तो इसमें नाटो के शामिल हो जाने से तो विश्व युद्ध था ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब सवाल रहा, जिसे बोलते हैं हम लोग हॉट युद्ध, लेकिन निगम हॉट साहब, क्या वॉर। नाटो ने अभी डायरेक्ट हस्तक्षेप तो नहीं किया यूक्रेन के पक्ष में? नाटो ने कोई अपने सेना तो भेजी नहीं है, तो उसी का तो खतरा, अगर हाँ, मैं नाटो का वही बात कर इन्वॉल्वमेंट रहा हूँ। सीधे हो जाता है तब तो एक तरह से हम कहें कि ये विश्व युद्ध हो गया, फिर तो कोई इसको रोक ही नहीं सकता। देखिए, कनाडा ने कहा है कि वो 400 से ज्यादा सैनिक भेजेगा। जी ठीक है ना। फ्रांस ने और अमेरिका ने मना कर दिया है कि वो सीधे तौर पर भाग नहीं लेगा, है ना, केवल सैंक्शन लगाएंगे। जी है ना। तो इन्वॉल्वमेंट जो है ये युद्ध, ये मान लीजिए सैनिक रूप में ना सही, जी लेकिन आर्थिक जो नाकेबंदी हो रही है उसके रूप में तो हो चुका है ना। हाँ, ये खतरा बना हुआ है कि यदि क्या, ये लगभग हो चुका है। कल तक एक सिद्धांत होता है मिलिट्री का, ब्लिट्जक्रिग टैक्टिक्स, उसके तहत ये काम कर रहा है रूस, और ये कल तक पूरी उस पर कब्जा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगा कि इस वक्त दुनिया में कोई भी रूस को रोकने वाला है ना, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। बिल्कुल रूस ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। ठीक है, दो देशों को मान्यता दे दी, तीसरे देश पर अटैक कर दिया, और अटैक इतना ही नहीं है, अब ये जैसे अब इसको पहले अपनी सरकार बनाएंगे, ये वहां पर अपना पिट्ठू बिठाएंगे, और अपने मनपसंद की सरकार बिठाने के बाद 6 महीने में, साल भर में उसको अपने अंदर एक्सेशन कर लेंगे। तो बिल्कुल ये जो युद्ध हो रहा है ये वार फॉर एक्सेशन है बेसिकली। बिल्कुल, मतलब जिस यूएसएसआर को नाटो और दूसरी शक्तियों ने पहले विघटित करके अलग अलग कर दिया था, खंड खंड कर दिया था, उसे वापस लेने की लड़ाई रूस लड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जो शुरुआती कामयाबी जो है वो रूस को मिलता हुआ दिख रहा है आपके हिसाब से। लेकिन कुछ भी हो, या जी निगम साहब, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, देखिए, क्रीमिया में ऐसे हुआ, है ना। क्रीमिया में क्या हुआ था आपको याद होगा, पहले उन्होंने उस पर अटैक किया, फिर बिल्कुल सरकार बनाई, और फिर अपने अंदर उसको जोड़ लिया। जी ठीक है, तो धीरे धीरे वो यूएसएसआर को जिंदा करेगा, क्योंकि जो अमेरिका ने किया था उसमें बोरिस येल्त्सिन के समय में, उस घाव को भूल नहीं रहा है। यूएसएसआर के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था उस समय, जिसमें वो ऐसा कर पाया अमेरिका, लेकिन आज की स्थिति में अमेरिका नहीं कर पाएगा। किसी को भी रोकने की ताकत इस वक्त रूस में नहीं है कि बिल्कुल वो रूस को रोक पाए। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ तो निगम साहब है, ये जो है ठीक है, जो रशा है, रशा ने जो चाहा वो किया, और हो सकता रशा को लगता है कि अब हम जो करना चाहते थे कर लिए। तो क्या आपको लगता है कि रशा इतना करने के बाद वापस आ जाएगा, युद्ध जो है आगे नहीं बढ़ेगा, या यूक्रेन की तरफ से जो विश्व की दूसरी शक्तियां हैं, खासतौर पर नाटो और अमेरिका जो कह रहा है कि क्या केवल आर्थिक प्रतिबंध लगा के ही मान जाएगा, या सैन्य भी भेजेगा और सैनिक जो कन्फ्लिक्ट है वो भी इन दोनों देशों के बीच में होगा, या हो सकता है? देखिए, यूक्रेन को जीतने के बाद स्ट्रेटेजिकली रूस बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। ठीक है, उसके दो उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। जी एक तो कब्जे में आ गया, दूसरा यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बन पाएगा, जो उसका सबसे पहला एक उद्देश्य है। तो ये दोनों उद्देश्य तो उसके प्राप्त हो गए। अब उसको क्या जरूरत रहेगी आगे बढ़ने की अभी? जी लेकिन वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब ये इनका नाटो का दबाव कम हो जाएगा, फिर से उभरेगा, और फिर से अपनी नई स्ट्रेटेजी बना करके जितने भी पुराने अलग हुए हैं प्रांत हैं, जो अब देश बन चुके हैं, है ना, उनको धीरे धीरे वापस लेगा। बिल्कुल निगम साहब, हमारे साथ ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हैं, और उनको खास तौर पे हमने इस प्रोग्राम में जोड़ा है। और ये हम आकाश जिंदल जी से जानने की कोशिश करें कि लड़ाई कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, नुकसान बाजार का होता है। यूक्रेन पे आज सुबह जैसे ही हमले की खबर आई और जैसे ही पहला मिसाइल दागा गया, सबसे पहला नुकसान जो वो बाजार का हुआ। सेंसेक्स जो है वो धराम हो गया, नीचे चला आया, और बाजार में और भी चीज़ें, कच्चे तेल की कीमत भी जो वो बढ़ गई। और लोग जो बाजार के जानने वाले लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको लगने लगा और उनका अनुमान भी आने लगा कि महंगाई पे इसका असर हो सकता है। और ये जो घाव
किसी भी युद्ध के बाद बाजार पे जो घाव लगते हैं उन घाव को भरने में वर्षों लग जाते हैं। हमारे साथ आकाश जिंदल नहीं। आकाश जी, 2-3 चीज़ें बिल्कुल मैं सीधे तौर पे आपसे जानना चाहूँगा कि पहला कि अगर कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है और एक मिसाइल दागी जाती है, एक गोली दागी जाती है, तो क्या बाजार को उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? अभी यूक्रेन और रूस के संदर्भ में अगर बताना चाहें तो मुझे लगता है कि ये लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि यूक्रेन पे रूस के हमले से बाजार का कितना सीधा नुकसान हुआ है और कितना जो है डायरेक्ट हुआ है, कितना इनडायरेक्ट हुआ है। बहुत सही कहा मुकेश जी, बहुत बढ़िया आपने बात और प्रश्न रखा है। देखिए, बाजार जब किसी कंट्री पे मिसाइल दागी जाती है या गोली चलती है, उससे पहले ही बाजार जो है कहीं ना कहीं घबराहट, सहम, डर दिखने लग जाता है और मिसाइल दागी जाती है तो समझ लो बाजार उस समय एकदम से डाउन आ जाता है। और वही चीज आप हमने देखी जी। बाजार 9:15 बजे खुलता है और एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा 9:15 से पहले जो इंडिकेटर्स आ रहे थे, जब अभी युद्ध शुरू ही कुछ समय हुआ था तो मिलिट्री एक्शन कहा जा रहा था, उसी समय से बाजार में नर्वसनेस आ गई थी। और बाजार को इसीलिए सेंसेक्स का फुल फॉर्म कहें तो जैसे आपने राइटली कहा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स कहा जाता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है ये ग्लोबल इवेंट्स के लिए। और इस समय एज यू राइटली सेड मुकेश जी, सेंसिटिविटी और बढ़ी हुई है। हर मिसाइल बाजार को नीचे लाती है, सफिशिएंटली नीचे लाती है, बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही बहुत डाउन चल रही थी। बिल्कुल। आपने और हमने बहुत से शोज किए हैं, याद कीजिए 3 साल पहले यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से इकोनॉमी डाउन थी। अब पिछले 2 साल से कोविड की लगातार वेव्स इकोनॉमी को डाउन कर रही थी। बिल्कुल। तो ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही डाउन चल रही थी, उसमें अब रिवाइवल आना शुरू हुआ था। अभी रिवाइवल आना शुरू ही हुआ था कि ये मिसाइलें दागनी शुरू हो गई। तो जाहिर सी बात है, हुआ क्या, जो इकोनॉमी पहले से ही तकलीफ में थी, थोड़ा थोड़ा रिकवरी मोड में आ रही थी, उसके ऊपर सीवियर इंपैक्ट आ गया। और जहां रहा आपका आगे का इसका हिस्सा क्वेश्चन का, देखिए जहां तक सेंसेक्स की बात है, जिस तरीके से चीजें एस्केलेट होती हुई दिख रही हैं, मेरे हिसाब से सेंसेक्स फर्दर डाउन जा सकता है, बिकॉज मार्केट्स आर वेरी नर्वस। इकोनॉमी जो है इसको बड़े नर्वस तरीके से ले रही है, बिकॉज सारे ग्लोब की मार्केट्स कनेक्टेड है। अब जो आपका दूसरा एंगल था हिंदुस्तान के लिए और क्रूड ऑयल के लिए, 75 to 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। $100 पर बैरल ब्रेंट क्रूड, वो कच्चा तेल जो हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, उसके दाम हो गए हैं। इसका मतलब ये है पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी तेजी आ सकती है। हो सकता है इलेक्शन के बाद आए, तो वो भारी तेजी, उसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन, बहुत महंगाई बढ़ेगी। अब इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली इट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ, उससे जीडीपी ग्रोथ कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मोदी सरकार ने बहुत कोशिश की कि लोगों को नौकरियां दी जाए, मोदी सरकार ने बहुत कोशिश की कि लोगों को जो है इन्फ्लेशन को काबू रखा जाए, लेकिन ये ग्लोबल इवेंट्स ऐसे होते जा रहे हैं, पहले कोरोना ग्लोबल इवेंट था, उससे पहले यूएस चाइना ट्रेड वॉर, अब वो कि सरकार के अच्छे प्रयासों के बावजूद इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगी। ये ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हैं जो जिन पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी यूपी और पंजाब के इलेक्शन हुए, सब जगह पब्लिक जो बात कर रही थी, जो ग्लोबल रीजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देश के लिए आ जाएगी। 80% के आसपास क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अब रशिया पे सैंक्शंस लग रही हैं, सैंक्शन लगते ही क्रूड ऑयल की मूवमेंट यूरोप में कम होगी, वो लोग गल्फ से क्रूड ऑयल लेंगे। ओपेक की राजनीति, ओपेक क्या कुछ करता है मुकेश जी, आप खुद बहुत अच्छे से उसके ऊपर जानकारी रखते हैं। ओपेक प्लस उस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाएगा नहीं, इसका मतलब है क्रूड ऑयल और महंगा होगा। शायद 115 या $20, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है $115 पर बैरल तक जा सकता है। अब उसका इंपैक्ट क्या है, डॉलर 75 से ऊपर पहुंच गया है, फर्दर 78 तक पहुंच सकता है। उसका मतलब पहले तो क्रूड ऑयल महंगा, फिर क्योंकि डॉलर में परचेज करते हैं तो रुपया फर्दर और महंगा। तो आम हिंदुस्तानी के लिए जिसको डेली दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, और वो तो हर परिवार में इस्तेमाल होनी है, डीजल महंगा होते ही सब्जी और दूध महंगा हो जाएगा, पेट्रोल महंगा होते ही, चाहे मैं हूं चाहे आप है मुकेश जी, हम सबकी ट्रैवलिंग जो है पेट्रोल पे होती है, देश के आम आदमी की, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। अब ग्लोबल इकोनॉमी शिवर कर रही है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पुल आउट कर रहे हैं, उससे हमारी मार्केट डाउन जाएगी। आप तो अच्छे से जानते हैं मुकेश जी, लगातार स्टिमुलस पैकेज दिए गए थे कोरोना की वजह से, जिसके चलते हुए स्टॉक मार्केट्स बढ़ी। अब वो स्टिमुलस पैकेज की भी एक लिमिट होती है, एक कंट्री कितना पैसा दे सकती है, चाहे यूएस हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो। अब जो है वो और स्टिमुलस भी नहीं आ पाएंगे। तो कड़वी सच्चाई ये है कि स्टॉक मार्केट में
फर्दर डाउन आ सकता है। एंड एज यू हैव वेरी राइटली पुट, बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया है, वो मिसाइल जी। जैसे जमीन पे लैंड गिरेगी स्टॉक मार्केट पे उसका इंपैक्ट उसी टाइम आ जाएगा। बिल्कुल। रादर मिसाइल की संभावना से स्टॉक मार्केट के ऊपर तो जो असर आ जाएगा। बिल्कुल। तो आने वाला समय शॉर्ट टर्म में बिल्कुल, जो अभी देखने में ये लग रहा है कि यूक्रेन और रसा के बीच का मामला है, भाई वो रसा और यूक्रेन समझे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्लोबल विलेज का ज़माना है और इसका असर अगर किसी भी छोटे से छोटे देश के बीच में भी अगर इस तरीके की लड़ाई होती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो उसका असर जो है हर एक देश को जो है कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। एक चीज़ मैं आकाश जी, मैं आपसे भी और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि अगर दूसरे विश्व युद्ध के पहले की स्थिति देखें तो वहाँ भी स्पेनिश फ्लू जो है वो था और उसके बाद की स्थिति बनी। मैं थोड़ा सा ज्योतिषीय दृष्टि से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, मार्केट का भी प्रेडिक्शन क्या है और युद्ध वाली जो स्थिति लोग कह रहे हैं कि अभी तीसरे विश्व युद्ध के बुहाने पे खड़ी हो सकती है विश्व और तीसरे विश्व युद्ध में जाना पड़ सकता है। और पहले था स्पेनिश फ्लू और अभी कोरोना, जो स्थिति उस समय थी वो स्थिति यहाँ अभी बनती जा रही है। और एक चीज़ जो अंतर है कि पहले दो विश्व युद्ध में अमेरिका और रसा जो है हमेशा एक पाले में रहा, इसलिए उस युद्ध को उतना भयानक आप कह सकते हैं हुआ था। लेकिन ये तीसरे विश्व युद्ध के बारे में जो जानकार बताते हैं कि अगर ये हुआ तो पूरे विश्व के नष्ट होने का भी खतरा हो सकता है। ब्रिगेडियर साहब से मैं जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा और भारत इसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ, या जो दूसरी शक्तियाँ जो इसको रोकना चाहती है रोकने में कामयाब नहीं हुई, तो क्या परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ेगा? क्या विश्व के खत्म होने का भी खतरा बढ़ेगा? है जी। मेरा अनुमान ये है जी। कि ये परमाणु युद्ध में कन्वर्ट होगा नहीं, जी। क्योंकि ऐसा होने से उन सभी शक्तियों का विनाश होगा जो दोनों तरफ खड़ी हैं और दूर भी खड़ी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप ये देखिए कि एक तरफ दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दूसरी तरफ 3 न्यूक्लियर पावर हैं। बिल्कुल। और इनके साथ जो बाहर खड़ी न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके अस्तित्व को भी बहुत खतरा है। बिल्कुल। इसलिए मेरे अनुमान के अनुसार ये न्यूक्लियर युद्ध में कन्वर्ट नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि देश उसी का है जिसके बूट्स जमीन पे रखे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ये बूट्स आज यूक्रेन में रूस के रखे हुए हैं और उन बूट्स को वहां से उठवाने की हिम्मत जी अंतरराष्ट्रीय। बिल्कुल। आपकी आवाज़ फिर से लगता है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम। निगम साहब के पास वापस जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो निगम साहब और आकाश जिंदल जी से आखिरी कमेंट लेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और निगम साहब के पास जाते हैं। निगम साहब, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि परमाणु युद्ध का खतरा कम है या नहीं के बराबर है, लेकिन जो भी युद्ध चल रहा है नुकसान तो हो रहा है। बाजार का नुकसान अगर हो रहा है तो आपका हमारा सबका नुकसान हो रहा है। इसको रोकने के लिए जिस तरीके से पूरा विश्व जो है कह रहा है कि मोदी की तरफ टकटकी लगा करके बैठा है, भारत की तरफ टकटकी लगा के बैठा है, क्या भारत ही वह एकमात्र देश है जो इस युद्ध को रोक सकता है, या ये युद्ध जो है अपने आप रसा की तरफ से रोका जाएगा और भारत की इसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती है? या भारत के लिए एक मौका है विश्वगुरु बनने के लिए की दिशा में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत अगर या मोदी अपनी तरफ से भूमिका आगे बढ़ करके इसको रोकने की पहल करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं तो भारत के लिए अच्छा होगा और विश्व पटल पर भारत की छवि जो है और भी आगे निखर के आएगी। मुकेश जी, मुझे लगता है कि तृतीय विश्व युद्ध तो होगा नहीं जी, और उसके कारण अलग अलग हैं। आज ही खबर आई है कि चाइना ने ताइवान में एंटर कर गया है, ये भी खबर आई है। कहाँ अभी पुष्टि इसकी होनी बाकी है ना। और चाइना का अपना उद्देश्य हो गया। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये भारत के लिए एक अच्छा अवसर है कि हम भी अपना वो काम करें जो बहुत सालों से ड्यू है। जी, मेरा अगला सवाल यही था कि क्या इसी स्टाइल में पीओके पे भी भारत को चढ़ाई करनी चाहिए? जी, मुझे मैंने पहले कार्यक्रम में भी कहा था और इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा जी कि हम रसिया के तरह, रसिया ने 3 भागों में तोड़ा है, हम 5 भागों में तोड़ करके जी अपना पुराना हिसाब जो है, वाला कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मौका है, मौके का फायदा उठाइए, पुराना हिसाब जो है अपना पूरा कर लीजिए, बराबर कीजिए जी। तो ये हमें भी कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल, जब आप यूक्रेन को नहीं, जब आप रूस को नहीं रोक रहे तो हमें क्यों रोकेंगे? बिल्कुल, एक चीज हमें कौन नहीं रोकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं इस तरीके से पाकिस्तान भी सोच रहा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान का जो बयान है कि मैं एक्साइटेड हूं, उसको किस तरीके से देखते हैं?
एक्साइट वो तो बिल्कुल दिवालिया चीज है। एक्साइट किस बात के लिए है? ऐसे मौके पर वो वहां गया है जो कोई आदमी 1 मिनट भी ढंग से बात नहीं कर सकता। बिल्कुल, है ना? आप भी जानते हैं इतने डिप्लोमेटिक चीजें जो हो रही है, वार हो रहा है जी, किसी प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को इतना समय होता है क्या बिल्कुल, जो उनको कर्ज की बात करे, उनको उनकी बात सुने? और उनकी बात की वैल्यू क्या है? उनकी अपने घर में वैल्यू नहीं है। बिल्कुल। हाँ, आप हमारे प्रधानमंत्री और आप है। मांगने के लिए जा रहे हैं तो मांगने वालों की क्या वैल्यू होती है? आप कुछ देने जाते तो शायद आपसे कुछ बात भी की जाती, लेकिन आप उस स्थिति में तो हैं नहीं और कभी थे भी नहीं, तो मांगने के लिए जा रहे हैं तो आपकी स्थिति समझी जा सकती है। आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं। एक चीज़ निगम जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, उसके बाद आकाश जी के पास जाऊँगा। आकाश जी ने जो कहा कि कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी युद्ध होता है, कहीं से भी गोलियाँ चले, मिसाइल चले, घायल और मौत जो है वो बाजार की होती है। क्या आपको लगता है कि बाजार जिस तरीके से है वो बाजार ही एक चीज़ ऐसा कॉमन है जो सभी देश चाहते हैं कि बाजार पे कोई असर ना हो? क्योंकि आफ्टर ऑल कोई भी युद्ध जो है वो अपने फायदे के लिए कोई भी देश लड़ता है, वो चाहता है कि वो आर्थिक रूप से आखिरी जो लक्ष्य है वो आर्थिक फायदा ही है। तो इसलिए बाजार की सेहत के प्रति सब चिंतित हैं और बाजार का नुकसान नहीं हो, इसीलिए सब चाहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो और जितने कम में निपट सके उतने कम में निपटा लिया जाए। ये बात सही है। हमारे अर्थशास्त्री जी ने कहा था, अभी जो बातें बताई हैं रियली बड़ी वो सटीक हैं। अगर 115 रुपए क्रूड ऑयल हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह क्रूड का इतना इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे हर जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए हमें लगता है कि ये गोली जैसे ही चलती है, घायल वाकई बाजार होता है, और बाजार इस वक्त लोह लुहान हो चुका है। बिल्कुल, बाजार में जो अफरा तफरी मची हुई है, जिसे उन्होंने एनालिसिस किया था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो पैसा निकाल रहे हैं, कोई आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई अपने शेयरों को बेचना पसंद करेगा, औने पौने दाम में बेचेगा, ठीक है। तो ऐसे में बाजार में तो बहुत अफरा तफरी मची हुई है। बिल्कुल, ऐसे में बाजार जब स्थायी नहीं होता तो बिल्कुल उसका नुकसान सबको उठा। मैं सहमत हूँ जी, कि हमारे बाजार के तो बुरे दिन अभी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल। अब आकाश जी ने चूंकि अब बुरे दिन की तस्वीर दिखाई है, तो अब मैं आकाश जी से चाहूँगा कि ये तस्वीर अच्छी कैसे हो सकती है और किस तरीके से एक अर्थशास्त्री के रूप में आपका सजेशन क्या है, आपके सुझाव क्या है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, बाजार को बनाए रखने के लिए, उसकी सेहत का कोई बहुत ज़्यादा, चूँकि नुकसान पूरी तरीके से तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन नुकसान कम से कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो लोगों को, इन्वेस्टर्स को ये चीज समझनी होगी कूलली कि इंडिया की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में कहीं नहीं गई है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के विजनरी आइडियाज की वजह से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन चुके हैं, और जो ग्लोबल उथल पुथल हो रही है, अब संभावना ये है, जिस तरह का विजन, जिस तरह की एबिलिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम में है, आने वाले समय में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं। बिकॉज जब भी दुनिया में इस तरह की उथल पुथल होती है, कुछ इकोनॉमीज ऊपर जाती हैं। अभी आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया। उससे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी दुनिया में ऊपर थी, उसके बाद अमेरिका और रशिया ऊपर आए। तो हमारे लिए एक अच्छा मौका है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का। बिल्कुल, आज वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हमारी है बड़ी इकोनॉमीज में से, इसलिए लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से कूल रखें। लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी में दम है, हम कहीं नहीं जाएंगे। शॉर्ट टर्म दिक्कतें, शॉर्ट टर्म में तो पेन है, और शॉर्ट टर्म में अगर वो पेन बढ़ता है तो बाजार में एक अच्छा मौका भी हो सकता है लोगों को एंटर करने का। बिकॉज नर्वसनेस, जब बहुत ज्यादा नर्वसनेस है तो कुछ लोगों के लिए वो उस नर्वसनेस का फायदा उठाने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो जिन लोगों के पास लॉन्ग टर्म का विजन है वो लोग इस बाजार में रह सकते हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एंथुसियाज्म की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से, आई लव दैट क्वेश्चन। उनको तो एक्साइटेड होना ही चाहिए मुकेश जी। 160 रुपीज पेट्रोल हो गया है। रशिया वो गए बिना किसी इन्विटेशन के, उन्होंने रिक्वेस्टेड फॉर एन इन्विटेशन, बाहर गए। IMF उनको कह चुका है कि आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाइए, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाइए। जनता उनको बढ़ाने नहीं दे रही है, कर्ज चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेन सुबह डिसाइड किया जाता है कि फ्यूल है कि नहीं है। तो उनके तो एक्साइटमेंट के जो है बहुत रीजंस हैं। ही हैज मेनी रीजंस टू बी एक्साइटेड अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी। और दूसरा जो है, मैं इस चीज का बिल्कुल सपोर्टर हूं, बिकॉज चाइना और ताइवान का इशू भी इससे सिमिलर रैंक पे है। चाइना और ताइवान की मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1895 से हिस्ट्री लूं, जब जापान वहां एंटर हुआ था
और चाइना किस तरीके से ताइवान को किस नजर से देखता है, ताइवान ऑफिस भी अपने तेपे के नाम से दूसरे कंट्रीज में खोलता है। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए भी हमारी जो जमीन, हमारी जो अपनी प्यारी जमीन है, जो लोगों ने जबरदस्ती जिसपे एक तरह ऑक्युपाइड है, वो वापस लेनी चाहिए। बिकॉज आज हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन है और ऑलरेडी मोदी साहब और उनकी सरकार ने दिखा दिया है कि हम में दम है। तो आई थिंक एज एन इकोनॉमिस्ट भी मेरा मानना है, मैं तो ये कहता हूं, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट जिम्मेवारी से कहता हूं, इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तब भी हमें अपना पीओके वापस ले लेना चाहिए। एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म फायदे के लिए मौका है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है बिल्कुल हमारा वर्चस्व बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में हमारा दमखम कहीं ना कहीं दिखेगा और एक हमारी इकोनॉमी रोबस्टली आगे चलेगी। और अब तो हमारे कश्मीर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे कश्मीर में भी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, वो भी हमारी देश की जीडीपी के अंदर ऐड करेगा। तो आई थिंक एक बार जो है शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमी का नुकसान सह के लॉन्ग टर्म की फ्लाइट हमें बिल्कुल थोड़ा नुकसान और हो जाए, लेकिन जो हमारी चीजें हैं, जो हमारा पीओके है, वो हमारे पास आ जाए तो हम नुकसान झेलने के लिए भी तैयार है। मुझे लगता है कि देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो इस नुकसान के लिए तैयार नहीं होगा पीओके को वापस लाने की कीमत पे। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे, हमारे पास समय कम है और प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी इशारा हो रहा है, लेकिन एक चीज मैं आकाश जी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने मार्केट में कहा कि लॉन्ग टर्म में फायदा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या आप एक अर्थशास्त्री के रूप में हमारे दर्शकों को जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि अभी जिस कंपनी का या जो शेयर नीचे अभी धराम से आ रहा है उसमें इन्वेस्ट करने का सही समय है? देखिए मुकेश जी, स्पेसिफिक कंपनी के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट आपने बहुत अच्छी चीज पॉइंट आउट की। कोरोना की वजह से जब मार्केट डाउन आई हुई थी सबसे पहले लॉकडाउन में, तो सेंसेक्स 26-27 हजार आ गया था। उस समय जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद सेंसेक्स 62,000 जाता हुआ देखा गया। तो इस तरह की नर्वसनेस की सिचुएशन बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी यूएस के कुछ लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही बिल्कुल हाइट पे थी, उन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया और बाद में उन्होंने फॉर्च्यून्स कमा लिए। तो एक कॉन्ट्रेरियन थ्योरी होती है ये, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा कि जब नर्वसनेस बढ़ी हुई हो, क्योंकि जाहिर सी बात है युद्ध नुकसान पहुंचाएगा, बट युद्ध तो शॉर्ट टर्म के लिए, अल्टीमेटली चाहे यूएन हो या कहीं और से हो, इंटरवेंशन होगी तो युद्ध टलेगा, और युद्ध टलेगा तो चीजें दोबारा से वापस रिवाइव होंगी। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी चीज है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हम सब ये जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में दम है और इंडियन इकोनॉमी को अब ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ब्रिटेन जो कभी हम पे रूल करते थे, आज उनकी इकोनॉमी हमसे पीछे है, फ्रांस की इकोनॉमी हमसे पीछे है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी ग्रोथ है, कोरोना के बावजूद हम जो है बाउंस बैक कर चुके हैं। तो इंडिया की अपनी इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। ये ग्लोबल रीजंस की वजह से कुछ कमी है। तो आई थिंक मेरा आपके प्लेटफॉर्म से सारे लोगों को संदेश है कि इंडिया की इकोनॉमी में दमखम है, तो प्लीज दिल ना छोड़ें, लॉन्ग टर्म के लिए यहां रहें। ये शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है, कड़वी बात यह है, कड़वी सच्चाई है, ये इंटेंसिफाई भी हो सकती है, एक बार डाउन आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया की इकोनॉमी में दम है। और मेरा ये मानना है कि इस युद्ध का आउटकम हमें फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ आगे बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोप से कुछ पेसिमिज्म के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उथल पुथल हुई थी, जो टॉप की इकोनॉमी थी वो नीचे चली गई, रशिया और अमेरिका टॉप की इकोनॉमीज बन गए, ऐसी ही पॉसिबिलिटी मुझे हिंदुस्तान से भी कुछ हद तक लगती है। आपकी इस नकारात्मक जो अभी पूरा वातावरण बन रहा है उसमें आपकी इस बात से पॉजिटिविटी झलक रही है, और मुझे लगता है कि आशा की किरण आपने लोगों को दिखाई है हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपने जो बात कही, मुझे लगता है कि जो भी दर्शक सुन रहे होंगे उन्हें अच्छा लगा होगा और एक नई चीज़ें उन्हें जानने का मौका मिला होगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए आप सभी मेहमानों का, आकाश जिंदल जी आपका, BS निगम जी आपका और ब्रिगेडियर RD शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़, क्योंकि हर पल यहाँ हर एक न्यूज़ के अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।